हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आपका। तो आज बेटा जी बारी आ गई है एफएम एसएम की बेसिकली। पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले सेक्शन में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसे कई बार आम भाषा में कैपिटल बजटिंग का चैप्टर भी बोल दिया जाता है, उससे है जी सवाल पहला, इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। तो भाई साहब, मैं ये कह सकता हूँ कि केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। इतना लेंथी केस अब पेपर में अगर आप डालोगे तो ये तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज देनी होगी भाई, क्योंकि तकरीबन 2-2.5 पेज में तो ये प्रिंट हो रहा है क्वेश्चन इटसेल्फ। बाकी जब बात करें कैलकुलेशन की या मतलब डिफिकल्टी जो आने वाली है, वो कोई अब नॉर्मल लेवल नहीं है। मतलब कि इसमें लेबर ज़्यादा भाई, कंसंट्रेशन की गेम ज़्यादा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरप्रिटेशन स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। तो भाई लंबा क्वेश्चन जाने वाला है। बेटर होगा कि भी जो सीरियस हैं थोड़ा इस पे, तो यदि पीडीएफ वगैरह आप चाहे मेरे से मंगवा लें या डाउनलोड कर लें, जैसे भी है, इसे साथ साथ सॉल्व करें। मतलब थोड़ा बहुत इसमें लिखने वाला काम भी जरूर करना, तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। स्टोरी स्टार्ट है जी, चलिए। मिस्टर रौनक, अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, हैज हिज ओन प्राइवेट हॉस्पिटल एट गोवा, हैविंग स्पेशलाइजेशन इन कार्डिक ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब दिख रहे हैं शुरू में तो। Nowadays, Goa is not only a place, being a place for tourists, but also a place for business, culture, politicians, students, and other classes of people. तो डॉक्टर साहब वैसे वहाँ डॉक्टरी चला रहे हैं अपनी, साथ साथ गोवा को एनालाइज कर रहे हैं। Gradually, Goa is opening new windows for business and getting recognition as an important tourist and leisure hub in Southwest India. ठीक है भाई, गोवा के बारे में जो बातें लिखी गई हैं तकरीबन बंदे जानते हैं ये चीज़ें। There are a number of hotels and resorts at Goa. However, the need still exists for more hotel services. बिल्कुल जो टूरिस्ट स्पॉट होते हैं वहाँ पे नए नए होटल और आते ही रहते हैं, इन पर्टिकुलर विद एक्सलेंट सर्विस, because of large number of visitors from all over the country and all walk of life favor the Goa state for recreational time या activities आप कह लो। मिस्टर रौनक, ऑल्दो बीइंग अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, कहते वैसे तो भाई डॉक्टर साहब हैं ये, इज कंटेम्पलेटिंग, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है एग्जैक्टली, टू स्टैब्लिश अ 5 स्टार होटल एट गोवा। अमीर डॉक्टर साहब लग रहे हैं, पैसा लगता काफी इकट्ठा हो गया है, तो अब सोच रहे हैं वहाँ होटल ही खोल देते हैं। होटल विल कंसिस्ट ऑफ 5 floors. Hotel will include 40 normal rooms, 8 deluxe suites, as well as a restaurant and couple of conference rooms with a small wedding hall on the ground floor. जैसे एक बड़ा होटल होता है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है। ग्राउंड फ्लोर पे वेडिंग हॉल होगा छोटा सा, 2 कॉन्फ्रेंस रूम भी होंगे, बाकी जी 40 नॉर्मल कमरे रहेंगे ठहरने के लिए, 8 डीलक्स यूट भी होंगे, तो रेस्टोरेंट भी होगा जैसे कि हर बड़े होटल में होता। Following are the estimated occupancy rates, including the fare composition in the table 1. Being a 5 star hotel, breakfast would be complimentary, but lunch and dinner are on la carte basis. तो नॉर्मली जो गेस्ट स्टे करते होते हैं होटल्स में, उनका ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता ही है। बाकी जो चीज़ें आगे लिखी हैं वो आपको पता ही है कि भाई वो ला काटे बेसिस पे जिसको खाना होगा ऑर्डर करके खा लेगा। टेबल 1 दिखा भाई जो तू कह रहा था। कहता होटल अकोमोडेशन में हम एस्टिमेटेड ऑक्यूपेंसी इस तरीके से लेके चल रहे हैं, जो नॉर्मल कमरे होंगे वो 40 होंगे, 1/3 या 33.33% की ऑक्यूपेंसी सोच के चल रहे हैं। 120 दिन यहाँ इन्होंने बोले हैं, तो आप यही लेके चलें कि इसने 1/3 को 120 बोला है, तो ये 360 का ईयर लेके नॉर्मली सॉल्व करेगा। ठीक है। रेंट ये कह रहा है जी 8,000 रुपये पर रूम पर डे होगा। डीलक्स यूट 8 है, इसकी भी ऑक्यूपेंसी ये इतनी ही सोच रहा है, इसका किराया काफ़ी ज़्यादा होगा। लास्ट कॉलम बाद में पढ़ेंगे। कॉन्फ्रेंस विद वेडिंग हॉल, यहाँ इन्होंने बोला हुआ है जी नंबर 2, यहाँ इन्होंने बोला हुआ है कि भाई 40 डेज ऑक्यूपेंसी रहेगी और 3 लाख रुपया इसमें आप कमा लें। कॉन्फ्रेंस विद वेडिंग हॉल ही लिख दिया। थोड़ा बैक करें तो पहले उसने क्या बोला था, कपल ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम्स विद अ स्मॉल वेडिंग हॉल, अब उन्हें इकट्ठे ही पैक कर दिया इसको। कॉन्फ्रेंस विद अ वेडिंग हॉल नंबर 2 ही बताया है इसका। तो 40 दिन ऑक्यूपाइड रहने वाला है ये आपका जो भी एरिया है। 3 लाख रुपए इसमें आप एक दिन का किराया लेते हैं। और रेस्टोरेंट एक ही है पूरे होटल में, ऑल डे, मतलब कि अब रेस्टोरेंट में तो ऐसे ना भी अब सिटिंग कैपेसिटी वगैरह तो बोलेगा नहीं, सेल बता देगा कि रोज की क्या होगी। रोज चलेगा रेस्टोरेंट आपका, 27,000 रुपये की सेल निकाल लोगे एक दिन की। फिर आगे आपने कहा हुआ है कि ये ग्रोथ रेट भी है, मतलब आगे जाके किराए
बढ़ा दिए जाएंगे। अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, कब ये बढ़ेंगे, सेल्स में ग्रोथ कब लागू होगी, ये पढ़ना पड़ेगा। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन कैलकुलेशन, ग्रोथ रेट टू बी अप्लाइड ओनली वंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10 years। कहता जी कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए ग्रोथ रेट एक ही बार लगेगा। पहले 10 साल आप इसी रेट पे काम करेंगे, फिर एक बार आपने जो लिखा हुआ है उस हिसाब से बढ़ा देना। कॉस्ट ऑफ द लैंड विल बी 250 million rupees, 1 million is 10 lakh, ध्यान से। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल बी 100 million rupees, ऐसा बोला। एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू एट द एंड of the 15 year will be 25% of the cost of construction। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 25% आपके पास आ जाएगा, ऐसा बोला। द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर विल बी 1.5 लाख फॉर ईच नॉर्मल रूम। अब होटल है तो आपके कमरों को फर्निश करना पड़ेगा, तो एक कमरा जो बनेगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो पहले आ गई, सारे रूम्स हॉल सबकी आ गई, और फर्निशिंग की कॉस्ट जो है, एक नॉर्मल रूम की कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए, और 3,80,000 रुपये कॉस्ट है डीलक्स सूट की। कितने कितने हैं वो सब आपको पता। कहता है जो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कॉन्फ्रेंस रूम के लिए चाहिए होगा विद वेडिंग हॉल, वो 7 लाख ईच है। फॉर रेस्टोरेंट इट विल बी बाई 10 लाख, ये फर्नीचर है। इन एडिशन होटल विल रिक्वायर 4 एलिवेटर्स एट ए डिफरेंट लोकेशंस, बिल्कुल ये तो होगा ही। एंड इट विल बी कॉस्टिंग अराउंड 35 लाख ईच। तो आपका जो पहला स्टेप होता था ना, आउटफ्लो, इनिशियल आउटफ्लो, ये वो भर भर के भाई। कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लाइक टीवी सेट्स, एसी, फ्रिज, ये 35 मिलियन का खर्चा रहेगा रुपए में। एलिवेटर वुड बी एलिवेटर वुड बी डेप्रिशिएटेड एट दिस रेट। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस विल हैव ए सैल्वेज वैल्यू ऑफ 15% ऑफ इट्स कॉस्ट एट द एंड ऑफ 15 years। इसका मतलब 15 years का प्रोजेक्ट चलने वाला तकरीबन। होटल विल बी बिल्ट बाय रिनोन्ड बिल्डर नेम्ड हरिहर इंफ्रा। बिल्डर एस्टिमेट बिल्डिंग विल सर्वाइव फॉर 15 years। क्लियर हो गया कि 15 years की लाइफ मानी जाएगी। Required furniture will be supplied by the local reputed furniture company named Veru Furnishing। They ensure कि आपका जो फर्नीचर है वो 10 साल बहुत आराम से चलेगा। At the end of the 10th year, new furniture for normal and deluxe suites will be brought। 10 साल होने के बाद जो आपके रूम्स हैं, नॉर्मल और डीलक्स, उनका फर्नीचर आप बदल देंगे, विल बी ब्रॉट, एंड द ओल्ड वन विल बी सोल्ड बाय द होटल ओनर। ओनर ऑफ द होटल एस्टिमेट, जब दोबारा इन कमरों का फर्नीचर खरीदा जाएगा तो परचेज 15% हायर प्राइस पे होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगी ना, देन द प्रीवियस परचेज प्राइस। द सैल्वेज वैल्यू ऑफ द फर्नीचर एट द एंड ऑफ 10th ईयर, पुराना फर्नीचर जो बेचा जाएगा वो दी सैल्वेज वैल्यू 5% ऑफ देयर परचेज प्राइस विद नो बुक वैल्यू रिमेनिंग। 5% आपके पास ये आ जाएगा, बुक वैल्यू नील हो जाएगी। इसका मतलब आपको इसकी डेप्शन लगाते वक्त 5% रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके फिर ही लगाना है, तभी जीरो बुक वैल्यू आएगी एंड में। अब वो आपको ये कहता है कि बुक वैल्यू बेसिकली एलिमिनेट हो जाएगी ना, कि नो बुक वैल्यू रिमेनिंग, उसको भी अभी डिटेल में जब करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। फर्नीचर एट द रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस रूम्स एंड द वेडिंग हॉल विल नॉट रिक्वायर एनी मेजर चेंज। ध्यान रखना, अब ये और जगह भी फर्नीचर लगाओ, वो चेंज नहीं करना कहता हमने। एज सच एक्सेप्ट फॉर द माइनर रेनोवेशन, जिसका 20 लाख का खर्चा आएगा 12वें साल के एंड पे। ध्यान से, इसको बेच नहीं रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं पुराने वाले को। अब रेनोवेशन में भी जो स्क्रैप प्राइस होगा उससे कुछ पैसे आपको आ जाएंगे। अच्छा जी, ਇਹਦਾ भी ध्यान रखेंगे। कहते इन ऑर्डर टू बूस्ट द टूरिज्म इंडस्ट्री एट गोवा, स्टेट गवर्नमेंट विल बी ग्रांटिंग अ सब्सिडी 15% ऑफ इनिशियल कैपेक्स एक्सपेंडिचर। कहता शुरुआती जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका होना है, गोवा की स्टेट गवर्नमेंट आपको उस पर 15% सब्सिडी देने के लिए तैयार है। इट विल बी पेड एट द टाइम ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है, साथ साथ ही आ जाएगा इसका मतलब। एडिशनल सब्सिडी आएगी भाई साहब 10% ऑफ एनुअल रेवेन्यू एक्सपेंसेस। पहले 3 साल के जो रेवेन्यू एक्सपेंस है उसका 10% करके भी आपको मिलेगा, ये भी सब्सिडी के तौर पे आएगा, पर आएगा थोड़ा लेट, बट इट विल बी क्रेडिटेड डायरेक्टली इन योर बैंक अकाउंट एट द एंड ऑफ 5th ईयर। एंड द सेम शैल बी नॉन टैक्सेबल। बड़ी क्लियरली लिखा है कि सब्सिडी नॉन टैक्सेबल रहेगी। टोटल
एनुअल रेकरिंग एक्सपेंस ये 1,80,00,000 है। अब इसमें जी आपका सैलरी टू स्टाफ, एम्प्लॉय, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी, एएमसी, ये रेस्टोरेंट सप्लाई, ये सारा कुछ है, मतलब सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,80,00,000 है। At the end of 10 year, the annual recurring expenses will increase at a 10%, which is to be applied once. मतलब एक ही बार बढ़ाना है। वो किराया भी एक ही बार बढ़ाना था। Furthermore, the hotel authority is determined to provide the best and the professional hotel services to the client by offering training to the employees. कहता हम चाहते हैं कि हमारा जो कस्टमर आए, हमारा जो गेस्ट आए, बेस्ट सर्विस उसे मिले, तो उसके लिए हम अपने लोग, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग भी करवाएंगे। They had decided to spend 5 lakh per year for the purpose of training of employee. ओ लो भाई एक और खर्चा। Hotel project will be entitled to enjoy tax holiday for the first 5 years, after which 25% टैक्स लगेगा। तो पहले 5 साल टैक्स भी माफ है आपका। कॉस्ट टू इक्विटी कहता है वैसे 12% है, पर एस्टिमेटेड हर्डल रेट क्या होता था? डिस्काउंट रेट, रिक्वायर्ड रेट, बाय कंसिडरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल ऑफ प्रपोज्ड होटल इज 15%। तो आपका रिक्वायर्ड रेट 12 नहीं है, 15। डेप्शन कहता है बेटा जी एसएलएम पे रखना, 360 दिन अज्यूम कर लेना, इग्नोर करना डेप्शन ऑन फर्नीचर यूज्ड इन रेस्टोरेंट एंड कॉन्फ्रेंस एंड वेडिंग हॉल। याद होगा ये फर्नीचर रिप्लेस नहीं हो रहा, तो इस पे डेप्शन इग्नोर करने के लिए कह दिया गया। भारी भरकम सोल्यूशन है ये। आईसीआई ने जो केस सिनेरियो पूछा, अब इसमें इन्होंने भाई अपने अकॉर्डिंग, जैसे इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगी, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा, इस तरह के सवाल जो पूछे उसके अकॉर्डिंग आंसर किए। काफी हद तक इसमें समझ आ जाता। मेरा यही है कि मैं लिखने में ज्यादा टाइम खराब ना करूं, जहां हमें लगेगा कि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी समझानी है वाला पार्ट, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप सारा साथ साथ बनाओ। जैसे आप फर्स्ट पार्ट पढ़ो, इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट पूछा गया, इट इज नॉट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो जो यहाँ पूछा, इनिशियली मतलब शुरू में क्या पैसा लगना। आओ देखें सर, बहुत ईजी है, आप साथ साथ बनाना। इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट में इन्होंने दिखाया कि भाई साहब पहले तो आपको लैंड खरीदनी है, फिर उस पर करनी है कंस्ट्रक्शन। मिलियंस में है, 350 मिलियन हो गया। अब 1 मिलियन 10 लाख होता, अपनी कई नालायक पार्टियां गलत कर देती हैं, तो वो थोड़ी होशियार नहीं इस वक्त। तो ये 10 लाख से मल्टीप्लाई करके ये आपके सामने पैसा पड़ा। तो ये भाई आपको चेक कर लेना, पूरा 35 करोड़ रुपया यहाँ नजर आ रहा है। ये एक पार्ट है इनिशियल का। फिर मैं आपको ये सारा जो हुआ इसके रीजन बताता हूँ कि आगे क्या हो रहा। ये तो होटल की बिल्डिंग बन गई, जमीन आ गई। आओ बेटा होटल की सजावट करें। देखिए बेटा, यहाँ पे आपको जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, यहाँ यहाँ आपको ये देखिए, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट तो यहाँ हो गया था। अब कॉस्ट ऑफ फर्नीचर पड़ता रहा, 1.5 लाख रुपए फॉर ईच नॉर्मल रूम। 40 तेरे नॉर्मल रूम है भाई, तो 40 इंटू 1.5 लाख करके ये खर्चा इनिशियली समझ आ गया। फिर वो पढ़ बेटा, तेरा जो डिलक्स वाला रूम है, उसका जो है फर्नीचर है 3,80,000 रुपए का। 3,80,000, वो रूम आपके 8 हैं शायद, चेक कर लेना एक बार। 8 से मल्टीप्लाई करके ये भी आ गया। फिर आपके कॉन्फ्रेंस एंड वेडिंग हॉल, ये दो बोले गए थे, तो भाई इनमें जो फर्नीचर लगा हुआ है, कॉन्फ्रेंस रूम विद द वेडिंग हॉल 7 लाख ईच, तो 7 लाख इंटू 2 कर दिया, ये भी एक और फर्नीचर आ गया तेरा। रेस्टोरेंट में कुर्सियां वहां भी चाहिए बेटा, फर्निशिंग वहां भी चाहिए, 10 लाख का फर्नीचर रेस्टोरेंट का भी आ गया। तो आप साथ साथ बनाते रहें कि आप जैसे आउटफ्लो लिख रहे होते हैं ना, टाइम जीरो आउटफ्लो हैं ये सारे। फिर वो एलिवेटर लगना भाई, तो एलिवेटर आपके जी 4 लग रहे हैं, 35 लाख रुपए का एक है। इसके अलावा वो कमरों में जी आपके जी टीवी, एसी, वो सब भी लगने हैं, वो 35 मिलियन के हैं, 35 मिलियन के। तो ये पहले जी एलिवेटर 4 लगा दिए हमने, ये 35 मिलियन को इंटू 10 कर लो, 350 लाख, मतलब 3.5 करोड़ रुपया हो गया। तो ये शुरू से ऊपर से यहाँ से ये ऐड करना होगा, सारा ए प्लस बी प्लस सी डी करके, ये शुरू में पैसा इतना लग रहा है। अगर आपके दिमाग में वो चल रहा है कि सर वो रिप्लेस होएगा, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर भी होना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, भाई साहब करेंगे, एमसीक्यू है, एमसीक्यू की तरह करने दो मुझे। पहले पार्ट में उन्होंने पूछा ये है कि इनिशियली नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है, जब मैं आगे वाली इसमें पीवी करके ऐड कर दी तो ये गलत कर देगा। इनिशियल नेट वो क्यों है, नेट क्यों है वो भी बताते हैं। पहले आप ये सारा कैलकुलेटर्स पे ऐड कर लो। इंस्टीट्यूट दिखा रहा है कि भाई आपके 41 करोड़ 4,40,000 रुपए लग जाने शुरू शुरू में।
इस पे गवर्नमेंट आपको 15% सब्सिडी कैपेक्स पे दे देगी। आप इधर 15% कर लो, बना लो कॉपियों पे। नेट इन्वेस्टमेंट ये आ रही है 348874,000। भाई अब अगर देखें तो ये वाला आंसर आप टिक करेंगे, क्योंकि 3-4 वाला आंसर यही है। तो सिनेरियो में बी को ही आंसर कहा गया। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई लिख के बना लें। होटल बनाना है, जमीन खरीदी कंस्ट्रक्शन की, ये आपके 350 मिलियन तो यहाँ लग गए, तो उसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लो, नॉर्मल रुपए में आ गया। 40 कमरे, एक कमरे में 1.5 लाख का फर्नीचर, 60 लाख रुपए। 8 थोड़े स्पेशल रूम्स हैं, 380 का फर्नीचर, 30,40,000 रुपए। कॉन्फ्रेंस एंड वेडिंग हॉल हैं, 2 हैं, एक में 7 लाख, 14 लाख रुपए। रेस्टोरेंट में 10 लाख। एलिवेटर्स लगाए हैं आपने, 4 लगाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस लगाए हैं 35 मिलियन के, 3.5 करोड़ के। तो ये सारा अगर आप ऐड कर लें, ये टाइम जीरो पे होने वाला खर्चा, क्योंकि इनिशियल खर्चे की बात हो रही है यहाँ पे। उसमें 15% गोवा की सरकार साथ साथ आपको सब्सिडी दे रही है भाई साहब। तो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट तो यही है पहले पार्ट के लिए। नो डाउट साथ साथ बनाएं। अगला जो पार्ट है वो कहता है जी एनपीवी निकाल लो। सर एनपीवी क्या होता है? सर एनपीवी होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। और अगर आउटफ्लो भी आगे जाते हो तो उनकी भी कर लो प्रेजेंट वैल्यू। ये वो पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये अगर ठीक होता है तो आगे के द्वार खोल देगा। पे बैक, ये वो कई चीजें आपकी आसान कर देगा अगर सही होता है। तो बेटा अगर हम एनपीवी की बात करें तो हमारा जो अपना करने का तरीका होता है, थोड़ा सा अब मैं आपको बता देता हूँ। हम पहले स्टेप पे ऐसे वाले सवालों में ऐसे चलते थे कि पीवी ऑफ आउटफ्लो निकाल लो, शांति रहेगी। उसमें ये इनिशियल वाला तो आएगा ही आएगा, नेट आउटफ्लो, जो आपने अभी इतनी मेहनत से निकाला है, वो तो यही आएगा। फिर इसमें पीवी ऑफ सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ऐड की जाएगी। मतलब जो आपको दिख रहा है कि 15 साल ये प्रोजेक्ट चलना है, जो डे टू डे खर्चे हैं, हर साल होने वाले खर्चे हैं, वो नहीं। जैसे आपने कोई फर्नीचर रिप्लेस करने हैं, ऐसी चीजें होनी है, उनकी पीवी यहाँ जोड़ी जाती थी। फिर आउटफ्लो कंट्रोल में आ जाएगा, तो इनफ्लो में मैं आपको फिर सारा याद कराऊंगा कि ये होटल है, अभी रूम रेंट माइनस ये वो सारा करेंगे बात। तो इतना डन है अपनी कॉपी पे। पीवी ऑफ सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख लो, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ है। फिर ओदे नंबर्स भी दे देता हूँ, आप सॉल्व करना। सर मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताता हूँ कि कहाँ वो खर्चे होने हैं। सर जी ये देखो, यहाँ ये सारा फर्नीचर शुरू शुरू में जो होना है वो बताया था। फिर ये बताया था कि इको होटल कौन बनाएगा, फर्नीचर कौन बेचेगा। अब उन्होंने लिखा था कि वेरू फर्निशिंग वाला कहता है जी फर्नीचर का आपका 10 साल तो बहुत आराम से चल जाएगा। एट द एंड ऑफ द 10th ईयर न्यू फर्नीचर चाहिए होगा नॉर्मल और डीलक्स वालों का। ये तो आपका फर्नीचर हो जाएगा पुराना। ओनर ऑफ द होटल एस्टिमेट ही वुड बी एबल टू परचेज द रिक्वायर्ड फर्नीचर 15% प्राइस हायर देन द प्रीवियस परचेज। ये देखो, ये वाला ये सारा आपने देखना। देखो कौन कौन से रूम्स का रिप्लेस कर रहे हो, पहले बेटा पक्का कर ले यार। देख, नॉर्मल और डीलक्स का। अच्छा, तो नॉर्मल और डीलक्स का पहले कितने का खरीदा था? ये 90,40,000 का खरीदा। इसमें बेटा 15% ऐड कर दो, तो ये 15% ऐड होके जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 10,39,06,000 बेटा जी। तो दिस मच विल बी द कॉस्ट बेटा आफ्टर 15 ईयर्स। तो ये एक सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है। अब आईसीआई इसको दिखा रहा है कैसे बना रहा है। सर इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हो, बट पेशेंस रखनी होगी। पहले तो इन्होंने ये दिखाया है कि भाई हमारा इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इनसे ना पता नहीं कुछ लिखने लुखने में गड़बड़ हुई है। मैं थोड़ा जो उसको कंफर्म भी कर दूंगा, आप भी चेक करना मेरे साथ। भाई यार एक तो सोल्यूशन वाली फाइल में आ, देख बेटा, ये इतना था, इसमें 15% सब्सिडी देनी थी गोवा की सरकार ने, नेट ये था। अब नीचे नेट में तो सही लिखा हुआ है ये। अब ये थोड़ा सा अमाउंट ना आप अभी इग्नोर करें काइंडली, जो बाई चांस हमारी कोई गलती हम कवर कर लेंगे। 1 से मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि ये टाइम जीरो का है। अब इसमें सब्सिक्वेंट, जैसे हमारे यहाँ ऐसे चल रहा है बेटा, आपने यहाँ वो पहले वाला लिखा हुआ, अब पीवी ऑफ सब्सिक्वेंट तुम डालने लगे हो। वहां तुम दिखा रहे हो कि देखो जी 10 साल के एंड पे नॉर्मल कमरे का फर्नीचर बदलना पड़ेगा। नॉर्मल कमरे का फर्नीचर पहले बेटा 60 लाख का आया, 15% महंगा कर दिया गया, 69 लाख हो गया।
मैंने वो इकट्ठे ऐड करके किया था बेटा। फिर आपका जी नॉर्मल कमरे के अलावा जो स्यूट है उसका भी आपका फर्नीचर 15% महंगा कर दिया गया। ये दो खर्चे आपके होंगे, पर ये होंगे एट द एंड ऑफ 10th ईयर। तो इसका 15% के हिसाब से पी फैक्टर आप और मैं जरूर चेक करेंगे 10th ईयर का। भाई 2.24718 आ रहा, तो 8 होने के कारण यहाँ 2 लगा दिए कि ठीक है। तो ये मेरा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आया, ये अब ये इसके साथ ऐड हो रहा है, ध्यान से। अब सर और मतलब कि फर्नीचर आगे खरीदना था, कुछ और भी खरीदना है? हाँ जी सर, आप दूसरे फर्नीचर की बात करें ना, फर्नीचर और जगह भी लगा। अब बेटा आपको लग रहा होगा कि सर सैल्वेज वैल्यू भी है इस फर्नीचर की। बेटा वो इनफ्लो में आएगी, वो बाद में बात करेंगे हम। फर्नीचर एट रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस एंड वेडिंग हॉल विल नॉट रिक्वायर एनी मेजर चेंजेस एक्सेप्ट द रेनोवेशन, जो कि 20 लाख रुपए की होने वाली है एट द एंड ऑफ 12th ईयर। तो 12th ईयर पे आपको यहाँ 20 लाख ही दिखा देना चाहिए भाई साहब। अब कहते नहीं बेटा हमने नेट कर लिया इसमें इन्होंने वो सैलवेज नेट की हुई है। कोई बात नहीं, होने दो। 20 लाख मैं आपको बता देता हूँ क्या किया इसने। यहाँ पे ये कह रहा है कि स्क्रैप जनरेट होगा रेनोवेशन से, जिससे हमें 175 आ जाना है। आपको जो लग रहा है उस फर्नीचर की भी स्क्रैप वैल्यू थी, बेटा मैं खुद पढ़ देता हूँ, थी। सेल्वेज वैल्यू ऑफ फर्नीचर 5% ऑफ परचेज प्राइस। करेंगे इसका, पक्का करेंगे। अभी 2 मिनट ये भारी भरकम जो बना हुआ ना उसको भी समझाना जरूरी है। तो ये 12वें साल का फैक्टर लग जाएगा भाई। तो 12वें साल का फैक्टर आपका 0.1869 है। तो बेटा जैसे कैपिटल बजटिंग के सवाल में आउटफ्लो बनाए जाते थे, इनिशियल, सब्सिक्वेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इनिशियल ये दोबारा चेक कर लें, वहां इसने यही फिगर लिखी थी 348874,000 नेट ऑफ सब्सिडी। सब्सिक्वेंट दो 10th ईयर के एंड पे भी है, 12th ईयर के एंड पे भी है। अब पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज बनाई है भाई साहब ने। अब 15 साल प्रोजेक्ट ने चलना है, ऐसे 3 क्यों बनाए हैं, उधर रीजन बताता हूँ। सर फर्स्ट 5 ईयर टैक्स फ्री है, टैक्स हॉलीडे है वहां पे, सरकार माफ कर रही है, इसलिए पहले 5 साल इकट्ठे किए गए। फिर आपको कि फिर ये सर यहाँ टैक्सेबल है, इसलिए ब्लॉक अलग बना। सर फिर ये सर यहाँ रेट चेंज होने हैं, यहाँ रेट चेंज होने हैं, इसलिए आखिरी 5 साल अलग बने हैं। ये जो भी 1 to 5 ईयर है नीचे पर एनम फिगर्स ही लिखी हुई है। मेरी असाइनमेंट में एक क्वेश्चन था जहां बिल्डर और एम्बेसी वाला सवाल आपको याद आ रहा होगा मेरी असाइनमेंट का। वो भी ऐसा ही है भाई, वो भी बहुत तगड़ा है। जहाँ वो जमीन एम्बेसी की होती है, बिल्डर फिर उसमें फ्लैट बना के उसे किराए पे देता है, और उसमें भी किराया 5-5 साल बाद चेंज होता है। इसमें 15 साल के 3 ब्लॉक का रीजन दोबारा सुन लो। फर्स्ट 5 ईयर्स टैक्स हॉलीडे, टैक्स है नहीं इसलिए ब्लॉक है अलग। अगले 5 ईयर्स टैक्सेबल है, रेंट सेम है, टैक्सेबल है, इसलिए ब्लॉक अलग है। लास्ट 5 ईयर टैक्सेबल है, बट वह रेंट डिफरेंट है, इसलिए ब्लॉक अलग है। अब हमें ये देखना होगा कि ये जो इसने ये सेल्स लिखी हैं, नॉर्मल रूम, स्यूट्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, रेस्टोरेंट, ये हमें समझ आया था? सर आ जाओ, बहुत आसान है, इतना तो हम कॉस्ट की सर्विस कॉस्टिंग में भी करते रहते हैं। चलो 40 नॉर्मल कमरे देखो बेटा, 40 इंटू 120 इंटू 8,000, देखें सर 384 लाख आया मेरे पास। सर 40 कमरे हैं आपके, 120 दिन के लिए हर कमरा लेट आउट होगा, 8,000 रुपये किराया कमाएंगे। एक दिन का किराया 8,000 है बेटा, शानदार होटल है, उस हिसाब से ये 384। सर अगले वाले में भी यही लिखेंगे? हाँ जी सर, क्योंकि रेंट तो जो रेट इंक्रीज करना है, ये जो ग्रोथ रेट है, ये तो बेटा आपको बताया था 10 साल के बाद लगनी है। सर डीलक्स सूट भी चेक कर लें? हाँ जी सर, 8 इंटू 120 इंटू 25,000, इसके अकॉर्डिंग जी आप चेक करें, 240 लाख यहाँ पे आ गया जी दोनों में। देन उसके बाद कॉन्फ्रेंस वाले में चले जाए, 40 इंटू 3 लाख इंटू 2, यहां से चेक कर लें जी, 2,40,00,000 रुपए आ गए। ठीक है। अब रेस्टोरेंट की डेली सेल है 27,000 रुपए की, नीचे उसने बोल दिया था 360 दिन ही मानने हैं, तो इंटू 360 कर लो, तो आपके ये रेवेन्यूज तो समझ में आ जाते हैं।
क्योंकि होटल के कैश फ्लो कैसे आएंगे, सेल माइनस एक्सपेंस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स फिर पैट फिर एड डेप्रिसिएशन, तो सी फैट आएगा। अब ये वाला ब्लॉक भी मैं आपको अभी समझा दूं, आसान रहेगा। देखो 15 साल में रेट तो चेंज होने चाहिए, जेडी सीधी सी बात है। तो उसने बोला था कि हम 12% रेट बढ़ा देंगे नॉर्मल रूम का, डीलक्स का 9, कॉन्फ्रेंस का 9, रेस्टोरेंट का 8। पर कहता है सिंप्लिसिटी के लिए ये ग्रोथ रेट सिर्फ एक ही बार लगेगा। मतलब कि जो 10 साल बाद रेट बढ़ेगा ना, तो फिर वो 11 12 13 14 15 तक सेम ही रहेगा। तो जो आपने 10 साल तक रेट रखा हुआ है 384, इस पे 12% ऐड करके देख लें, ये फिगर आ जाती है। अगले वाले का ग्रोथ लग गया 9%, 240 पे 9% ऐड करके देख लें, ये फिगर आ जाती है। अगले वाले में ग्रोथ फिर से 9%, उससे अगले वाले में 8, तो इससे ये फिगर्स जनरेट हो जाएंगी। नाउ दिस इज योर पर एनम फिगर फॉर द फर्स्ट 5 years, फॉर द नेक्स्ट 5 years, फॉर द लास्ट 5 years। पर एनम फिगर है, ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आपके इस होटल का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो नीचे कहीं लिखा गया। जो क्वेश्चन बिल्कुल एंड हो रहा था बेटा तब बात आई थी। टोटल एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस 1,80,00,000 है, जिसमें आपके सारे स्टाफ की सैलरी, आपकी हाउस कीपिंग, आपके मटेरियल सप्लाई, ये सब आ जाता है। एट द एंड ऑफ 10 years ये खर्चा 10% बढ़ेगा। इसमें भी वही बात है कि एक बार बढ़ेगा। तो भाई यहाँ से आप देख सकते हो 180 लाख 180 एक बार बढ़ा दिया गया, 198 हो गया। अभी इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, वो ये कह रहा है। ट्रेनिंग, होटल स्टाफ काफी ट्रेन किया जाएगा, 5 लाख रुपए हर साल उसके भी होंगे, तो ट्रेनिंग का खर्चा भी आ गया। ओके भाई। अब सर मैं सच बताऊं तो डेप्रिसिएशन समझ नहीं रहेगी, बाकी तो हम इसे निपटा देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सारा साथ साथ लिखते भी जाएं, वीडियो को पॉज कर लें थोड़ा, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन के लिए हमें ना दोबारा यहाँ जाना पड़ेगा। इन्होंने कहा था कि बिल्डर ने कहा कि बिल्डिंग सरवाइव करेगी 15 साल। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ही डेप्रिशिएट करनी है ना। 100 मिलियन की आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लैंड इतनी है, सेल्वेज वैल्यू 25% है। तो अगर थोड़ा सा डेप्शन को यहाँ समझ लें, अगर बिल्डिंग की डेप्शन को समझ लें, 100 मिलियंस, 25% सेल्वेज, 75 मिलियन बचा, 15 साल, 1 साल की 5 मिलियन की डेप्शन बन रही है बिल्डिंग की, इंटू 10 लाख कर लो रुपए में लाने के लिए, 50 लाख की डेप्शन डाल देनी चाहिए सर, सीधी सीधी। चेक करें जी, 50 लाख की डेप्शन डली हुई है। और चीजें देखें, अब जैसे वो एलिवेटर्स वगैरह थे, सबका सर बताया होगा थोड़ा ना। देखो अगर पेपर में आता तो इसमें ना ढूंढने में दिक्कत होनी है कि सर कहाँ पे कैसे किस तरह। सर आप एलिवेटर वाली इंफॉर्मेशन में जाएं, उधर इन एंड अराउंड ये बताएगा। ये 4 एलिवेटर थे, 140 लाख रुपए के आए हुए थे। तो एलिवेटर वुड बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 5%। 140 का आप 5% कर लो, 140 लाख के लगे हैं, तो इन्होंने बोला जी 5% पे डेप्रिशिएट कर दो, तो 7-7 लाख रुपए की डेप्शन ये भी आ जाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस पढ़े, 35 मिलियन मतलब 350 लाख के इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस थे। इनकी सैलवेज वैल्यू 15% है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, 35 मिलियन मतलब 350 लाख, सैलवेज वैल्यू 15%, लाइफ 15 साल, 15 साल की लाइफ है, उससे डिवाइड कर दूँ तो 350 लाख माइनस 15% डिवाइड बाई 15। सर ये कुछ लैक्स में अगर बोलें तो इतनी डेप्शन आ रही है 19.833 लैक्स में। पूरा रुपए में खोल के लिखना तो वैसे लिखेंगे, कोई खोल के लिख रहे हैं पूरा, ये डेप्शन आ गई। यहाँ तक सर आपका मतलब काम बनना चाहिए। अब फर्नीचर के वक्त एक अलर्ट मैं आपको कर दूं। सर इसमें दो फर्नीचर हैं जो आप इनिशियल वाली स्टेटमेंट देखेंगे। एक तो फर्नीचर आपके लगे हैं इधर, ये रूम्स में जो फर्नीचर लगे हैं, तो ये वाले ऊपर तक। और एक ये कॉन्फ्रेंस हॉल रेस्टोरेंट इनमें लगे हैं। पहले मैं रूम वाले फर्नीचर की स्टोरी आपको सुनाता हूँ। वेरू फर्नीचर कहता था कि फर्नीचर 10 ईयर बड़े स्मूथली निकाल देगा। एट द एंड ऑफ 10 ईयर न्यू फर्नीचर नॉर्मल रूम डीलक्स रूम का आएगा, जो कि आ चुका है। और ओनर ने एस्टिमेट किया था कि ही वुड बी एबल टू परचेज, वो हमने सब कर लिया। अब सेल्वेज वैल्यू ऑफ फर्नीचर एट द एंड ऑफ 10th ईयर इज 5% ऑफ देयर परचेज प्राइस विद नो बुक वैल्यू रिमेनिंग।
तो ये चीज़ भी लिखी गई थी। बाकी ये लिखा गया था जो रेस्टोरेंट और कॉन्फ्रेंस वाला है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी थोड़ी रेनोवेशन करानी है। तो आपको मना भी किया गया कि रेस्टोरेंट वाले पे डेप ना लगाना। डेप्शन ऑन फर्नीचर यूज इन रेस्टोरेंट एंड कॉन्फ्रेंस विल बी इग्नोर्ड। चलिए, तो पहली डेप्रिसिएशन हमारी बनती है जो फर्स्ट टाइम फर्नीचर लगा नॉर्मल रूम्स और स्यूट्स में। ये 90,40,000 का फर्नीचर लगा सर, चाहे इसे सर इधर लिख लें आप, थोड़ा नीचे कर देते हैं। 90,40,000 का ये फर्नीचर वन टाइम लगा शुरू में। अब इसकी स्क्रैप वैल्यू भी है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है बेटा, आप पढ़ चुके, 2-3 बार पढ़ चुके, पे ढूंढना होगा थोड़ा सा। 5%, 10 ईयर्स लाइफ थी इसकी। तो मैं इसमें से 5% माइनस करता हूँ, डिवाइड बाई 10 करता हूँ। 90/40 माइनस 5% डिवाइड बाई 10। मेरी डेप्रिसिएशन कुछ पहले 10 साल के लिए इतनी आ रही है पर एनम बेसिस पे। मैं इसे चेक करता हूँ सर, कहाँ पे सर ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, देखिए सब्र रखना होगा आपको पता ही है। ये लो सर, ये डेप्शन आ गई फर्स्ट 10 ईयर्स, ठीक, बिना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम के। अब जो नया फर्नीचर आता, मैं उदी आपको कॉस्ट याद करा दूं कि कॉस्ट आपने अभी जब फर्नीचर रिप्लेस किया था यहाँ दिखी होगी। ये नया फर्नीचर था बेटा, ये आपका जी 69 प्लस 34 करके 69 लाख प्लस 3496। ये नया ओ यार, गड़बड़ कर दी मैंने, 69 है ये ले 69 प्लस 3496। ये 1,03,96,000 का ये फर्नीचर है। इंटरेस्टिंग है थोड़ी स्टोरी इस फर्नीचर की। ये 10 साल बाद हमारे पास आया। अब वेरू फर्नीचर ये कहता है कि भाई उनका फर्नीचर इतना अच्छा है कि 10 साल तो बड़े आराम से निकालेगा। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब आपने ऐसे कुछ दिखाया नहीं है कि 15 साल पे जैसे ये प्रोजेक्ट ओवर हो जाएगा तो फिर क्या करोगे फर्नीचर का, कैसे होगा। तो ज़्यादा इन्होंने कोई कहानी नहीं बनाई। सिंपली उन्होंने ये जो आपके पास फिगर आई है 1,03,96,000, 1,03,96,000, इसे डिवाइड बाई 10 करके डेप्रिशिएट कर दिया। जो कि ठीक है, क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ तो 10 ईयर्स है। अब आप यहाँ यूज कर रहे हो, उसके बाद कहीं और यूज करो, जैसे भी वो आपकी इच्छा है। या तो आप कोई बताओ कि इट विल बी सोल्ड एट द एंड ऑफ द 15 ईयर्स, तो उसकी स्क्रैप इतनी होगी। तो ये एडेप्शन थोड़ी सी देख लेना, इसमें कंफ्यूज ना होना। अब भाई ये आपके टोटल खर्चे हो गए। अब इंस्टीट्यूट कह रहा है कि बेटा रेवेन्यू ऊपर है, तो सारे खर्चे माइनस कर लो तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अब पहले 5 साल टैक्स माफ है, टैक्स हॉलीडे चल रही है इसलिए नील। बाकी जो टैक्स रेट है उसके हिसाब से टैक्स यहाँ लगाया गया। पहले 5 साल टैक्स माफ है, उसके बारे में जी आपको हम पढ़ दें। द प्रोजेक्ट विल एंजॉय टैक्स हॉलीडे फॉर फर्स्ट 5 ईयर, आफ्टर विच 25% टैक्स होगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले 5 साल अलग बनाने का जो रीजन था वो यही था। अब 25% टैक्स लगा दिए गए हैं, डेप्रिसिएशन एड बैक कर दी गई है। अब बेटा जी आप सी फैट पे पहुंच गए हैं। सच में जो आप हाथ से साथ साथ बना रहे हो और आपके कॉन्सेप्ट वैसे सही है, कैपिटल बजटिंग आपने तगड़ी की है जैसे हमने की थी। मैं ये नहीं डिफेंड कर सकता कि ये इजी क्वेश्चन है, बड़ा है, अच्छा नहीं जी नहीं, लेंथी इतनी है, इसमें क्लैरिकल मिस्टेक बहुत होनी है जब आप खुद करने बैठे हैं। बट ये नहीं है कि इसमें आउट ऑफ द बॉक्स कुछ हो रहा है, ये पता ही नहीं यार क्या करी जा रहा है ये, ना ना ना। अब ये फर्स्ट 5 ईयर्स में ये कैश फ्लो रहने वाले हैं, अगले 5 ईयर्स में ये। ऐसा भी क्वेश्चन वो एलीट बिल्डर्स वाला हमारी असाइनमेंट में था कि फर्स्ट 5 ईयर का फैक्टर निकाल लो, फिर 10 साल का निकाल दो, उसमें से फर्स्ट 5 वाले माइनस कर दो, तो 6 से 10 का फैक्टर, सारे फैक्टर 15% पे हैं। फिर भाई साहब इनकी प्रेजेंट वैल्यू लगनी शुरू होगी। तो अब जब एनपीवी की बारी आएगी तो एनपीवी कहेगी भाई बहुत बढ़िया चल रहा है तुम्हारा, अच्छी बात है, पर मैं जल्दी नहीं आने वाली। क्योंकि देखो सर एनपीवी में क्या होता है, पीवी ऑफ इनफ्लो तो आएगा, उसमें पीवी ऑफ द सी फैट जो आपने मेहनत से बना लिए, पीवी ऑफ सैल्वेज वैल्यू इफ एनी जो कोई इग्नोर हो रखी है तो लानी पड़ेगी। फिर इसमें ना मेरे को याद आ रहा है कि इन्होंने कहा था कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस की भी सब्सिडी आएगी 5वें साल, पीवी ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब्सिडी, ये भी लानी है। हाँ, आउटफ्लो वाली शीट अगर आपने पूरी बना ली थी, पीवी निकाल ली थी सब्सिक्वेंट की, तो वो बेचारे तैयार बैठे हैं। तो बस इन सब का मेल अब होना है तो एनपीवी आ जानी है। पीवी ऑफ सी फैट संभाल के रखें, ये सारा ऐड कर लें। अब पीवी ऑफ अदर कैश इनफ्लोज जो बनाया गया है मैं आपको डेफिनेटली समझाता हूँ कि कैसे। सर ये सब्सिडी सुने क्या है,
सर इसमें ना इन्होंने सरकार ने कहा था कि तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस की भी हम सब्सिडी देंगे। तो पहले तो ये टैक्स हॉलिडे ये वो सारा था। अब ढूंढना पड़ेगा उस पॉइंट को कि भाई जहां आपको ये कहा गया था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की भी सब्सिडी होगी। ये देखें, आ गया। एडिशनल सब्सिडी ऑफ 10% of annual revenue expense is the word for the first 3 year of operation, but it will be credited in your account at the end of fifth year। अच्छा जी। तो मेरा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है पहले 3 साल का, उसका मैं एक जोड़ लगा लूं, उसका 10% कर लूं, सरकार मेरी इतनी सब्सिडी और दे देगी। सर मैं आपको बताऊंगा कि किसका जोड़ लगाना है किसका नहीं। सर आप डेप्रिसिएशन पे सब्सिडी ना मांग लेना उनसे। बेटा डेप्रिसिएशन पे सब्सिडी नहीं देगी गवर्नमेंट, कहेगी बेटा इसके कैपिटल एक्सपेंडिचर के वक्त हमने इस पे 25% दिया होगा, तो ये ना हमें बताओ। फिर डेप्रिसिएशन पे सब्सिडी नहीं मांगनी भाई, डेप्शन ये है, मैं ठीक शायद कहीं और लगा गया हूँ। इस पे सब्सिडी ना मांगना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना के। एक तो 180 लाख का आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। एक वो जो आप ट्रेनिंग करवाते हो अपने बंदों की ताकि वो तमीज से काम करें, ये भी माना जाएगा। अब आप पढ़ लो कितने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अच्छा फर्स्ट 3 ईयर के, उसका कितने परसेंट, 10%। तो 185 लाख लगा है, इसका इंटू 3 कर दो, 185 इंटू 3, ये हो गया जी 555 लैक्स। इसकी 10% जितनी सब्सिडी, मतलब इतने लैक्स की सब्सिडी आएगी। कब आएगी मुन्ना, ये पढ़ो। सर फिफ्थ ईयर में। अब देखो जी इंस्टीट्यूट थोड़ा सा ना, मतलब कि समझा कम रहा है। सर यही मैंने लिखा 55.50 लैक्स, इसका मतलब यही बनता है 55,50,000। ये सब्सिडी आनी है, फिफ्थ ईयर का फैक्टर लगना है इस पे। 5वें साल ये इनफ्लो तेरे को मिलेगा। 5वें साल का फैक्टर यहाँ चेक हो रहा है, तू भी कर साथ साथ। 1 2 3 4 5, ये लो सर, ये देखें। तो अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं जैसे हम क्लास में करते थे, तो सी फैट यहाँ आ चुके हैं, सैलवेज थोड़ी देर में आती होगी। सब्सिडी ऑपरेटिंग एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंस की सब्सिडी आ चुकी है। लो सर, 2 इनफ्लो हो गए। सर अब एनुअल रेवेन्यू एक्सपेंस ये क्या लिख रहे हो भैया, ये तो सैलवेज वैल्यू थी। चलो जो मर्जी लिखने दो, हमने समझ तो लेना है। तो हमने यहाँ सैलवेज वैल्यू की बात करनी है। सर 10th ईयर के एंड पे ओल्ड फर्नीचर बिका था, वहाँ सैलवेज वैल्यू की बात तभी होनी चाहिए थी। मैं आपको याद कराता हूँ, ओल्ड फर्नीचर यहाँ बेचा गया था 5% ऑफ परचेज प्राइस। सर ओल्ड फर्नीचर का आप बच्चों को कहीं से परचेज प्राइस दोबारा दिखा सकते हो? हाँ जी सर, पूरी मेहनत करेंगे बच्चों के लिए। सर ये वाला फर्नीचर है बेटा, जो कमरों में लगा हुआ, रेस्टोरेंट वाला नहीं, ये वाला। ये देखो सर, इसका जो कीमत थी ना, ये परचेज प्राइस ये था 90,40,000। तो 90,40,000 का आप कर लो 5%, 4,52,000, 4,52,000, 52 जिस तरह आप कहते हैं, 4,52,000। ये आपको रिसीव हुआ होगा 10th ईयर के एंड पे। इस पे 10th ईयर का फैक्टर लग रहा है। अब मेरे इस शीट के अकॉर्डिंग ये सैलवेज वैल्यूज चल रही हैं। अच्छा जी। सर एक ना और भी बिका है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो बिल्डिंग है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है ये सारा, ये भी इसके भी सैलवेज है। मैं आपको बिल्डिंग का यहाँ कहीं दिखाया भी था, तो अपन यहाँ से ढूंढते हैं। सर देखें, जो बिल्डिंग है ना, उसके अंदर 100 मिलियन की बिल्डिंग है, तो 25 मिलियन की उसकी सैलवेज वैल्यू है। 25 मिलियन, ये दी सैलवेज वैल्यू है। तो ये एक मेजर इन्फ्लो है जो यहाँ ये सॉल्व कर रहा है। भाई साहब इसमें से 250 लाख तो वही 25 मिलियन की बिल्डिंग के हैं, देख रहे हैं कि नहीं? ये चीज होगी। अब रहेगी इलेक्ट्रॉनिक वाले की सैलवेज, वो भी ला देता हूँ। आ जाओ, इसके लिए पढ़ो थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉनिक वाले की सैलवेज भी यहाँ लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस विल हैव सैलवेज ऑफ 15%। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कितने के डले थे सर? वो एसी फ्रिज कितने के लगे थे? जाओ 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 जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। सर 350 के। इसका 15% आपको मिलने वाला। 350 का 15% कर लो बेटा, 5250 होता। मैंने आपको कंप्लीट सैलरी समझा देनी है आपकी कैसे आई। ये आजो सर, मेरा 250 लाख आ चुका है। अब 350 के 15% और मिलने वाले हैं। 350 का एक बार 15% कर ही दे भाई। ये लो 5250, तो ये दोनों जोड़ लो तो 302.50 लाख, इतनी सैलवेज आ जाएगी बिल्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक की। ये भी आपका इनफ्लो है। तो भाई साहब ये सारे इनफ्लो जुड़ेंगे, पीवी ऑफ कैश फ्लो, पीवी ऑफ सैलवेज, पीवी ऑफ दैट सब्सिडी। जब ये सारे जुड़ जाएंगे भाई,
फिर उसके बाद आप अपने ये आउटफ्लो माइनस कर दें, फिर आपकी प्यारी प्यारी एनपीवी आ जाएगी। जैसे ये देखें जी, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो ये बना लिया इन्होंने, पीवी ऑफ आउटफ्लो ये बना लिया इन्होंने। अब करोड़ में आगे, फिगर बहुत बड़ी थी। तो डॉक्टर साहब, आपके होटल की एनपीवी तैयार है, 7.0532। आप में से रिक्वेस्ट है भी, जो बच्चे सिंसियरली मेरी बात मान रहे हैं, जे आप कॉपी पे बना रहे हैं सोल्यूशन को, या अभी आप थोड़ा एनालाइज कर लो, बनाओगे आराम से, बैठोगे 1 घंटा, यार मेरे को ना इधर सोल्यूशन बना के यदि फोटो खींच के जरूर भेजना प्लीज यार। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही है, तो प्लीज भेजना, थोड़ा ना अच्छा लगता है कि यार बच्चों ने वाकई यार ये काम कर दिया। तो भाई ये हमारे एनपीवी तक हुए। अब कहते हैं जी, पे बैक पीरियड क्या रहेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए, इनिशियल, सब्सिक्वेंट नहीं, इनिशियल। तो भाई पे बैक का मतलब यही होता है कि जो पैसा डाला है कितनी देर में वापस आ जाए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये इसी मानेगा कि 25% सब्सिडी मिलने के बाद ये बचा था। अब पे बैक के लिए भाई साहब ने क्या किया, कहते जी कैश फ्लो तो हमने निकाले हुए हैं। पहले 4 साल सेम है, 5वां साल क्यों सेम नहीं है? ये तो आएगा, प्लस ये भी आएगा, गवर्नमेंट से जो सब्सिडी आनी थी खर्चों की, 5वां साल बहुत प्यारा। फिर यहाँ क्यूमुलेटिव होता जा रहा है, हम भी ऐसे ही करते हैं। सर अभी तो पैसा कितना रिकवर करना बताएं? सर 3488 करना है। तो वैसे तो ये 5वें साल में ही उससे ऊपर चला गया, 6वां साल भी बनाया गया। इंस्टीट्यूट कहता वैसे ही बनाया यार, टेंशन ना लो। कहता पैसा तो 4th ईयर के बाद रिकवर हो जाएगा, बट बिफोर द एंड ऑफ 5th ईयर। वो यूनिटरी मेथड लगाया, वो 4 ईयर में इतना आया। अब जो ये शॉर्टफॉल रह गई है, देखो ना आप, टारगेट देखो अपना, टारगेट है ये 3488 74,000। मैं गैप यहाँ से आपको वेरीफाई कराता हूँ। 3488, एक तो फिगर बढ़िया है भाई, इतनी लिखना ना, 3488 74,000। इसमें बेटा जी आपने 4 ईयर तक जो आ गया वो माइनस कर लेना। 3488 74,000 माइनस 3104, 80,000, 80,000 है सर। भाई आपके इतने पैसे शॉर्ट है, मेरे पास जो है 38, 39, 4,000। अगला साल इतना कमाएगा, तो भाई सॉरी, इतना कमाएगा अगला साल। तो ये गैप को अर्न करने में कितना टाइम लगेगा? मैं आपको क्लियर करा दूं पहले। हमें ये रिकवर करना, 4 ईयर्स में हम इतना कर गए। अब हमारा इतना टारगेट शॉर्ट है, तो हम इसे कैसे करते थे? हम कहते थे यार 5th ईयर भी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। फिर हम ऐसे करते थे कि 5th ईयर का सी फैट और टाइम देखो, टाइम तो 1 साल ही होगा, 5वां साल। 5वां साल इतना कमा सकता सर कैश, 83,783,1,7,000 है भाई। सर 9 टाइम, सर बड़े बंदे हैं ये, 4 टाइम 0, यहाँ 4 टाइम 0, इतना पैसा कमाने में इसे 1 साल लगेगा। तो यहाँ अगर 1 रुपया कमाना हो तो उसके लिए इतना टाइम लग जाएगा। तो भाई आपका जो टारगेट है उसे अर्न करने में कितना पार्ट ऑफ द 5th ईयर लगेगा, ऐसे ही तो पता करते थे बेटा। वही किया, अब ना डरो बेटा, बहुत मेहनत कर दी है। अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो आप हिम्मत वाले बंदे हैं। तो अब आप ऐसे भी टूट नहीं सकते भाई, जो सीधी सी बात है। तो 4.46 आपका जी पे बैक पीरियड आ गया है। अब सर पे बैक पीरियड का आंसर हुआ। अब कहते हैं जी, एस्टिमेटेड रेकरिंग अकाउंटिंग प्रॉफिट फॉर दी फर्स्ट 3 ईयर्स। कहता बेटा आप मुझे अकाउंटिंग प्रॉफिट या लॉस बता सकते हो फर्स्ट 3 ईयर्स का? बेटा बता देते हैं, इसमें क्या है। सर देखिए, दिक्कत कहाँ हो सकती है मतलब आंसर करने में। जैसे अब आपके, मैं आपको बताता हूँ ना गलतियाँ कैसे होती हैं। आपने कहा जी ये आंसर दे देते हैं, खत्म करो जी, बात खत्म होगी, 69 ये वो। अच्छा जी, आपने चक के वो आंसर लिख दिया 69, वो आपने देखा जी अकाउंटिंग प्रॉफिट तो यही है, पहले तो टैक्स भी नहीं लगना है। नहीं नहीं सर, आप ना एक्रूवल की बात करें। अभी गवर्नमेंट, ये तो आपको प्रॉफिट हो ही रहा है, गवर्नमेंट आपको और पैसा देगा। जितना आपका हर साल का खर्चा पहले 3 साल में, याद करो, 180 लाख प्लस 5 लाख की ट्रेनिंग, इसका 5-10% भी गवर्नमेंट देगी। AS9 लगा के देख लें बेटा, ये ग्रांट की इनकम भी बुक होगी। फिर आप कहोगे सर आपने वहां क्यों नहीं लिखा? सर ये कैपिटल बस्टिंग चल रही है, ये कैश फ्लो नहीं है फर्स्ट 3 ईयर्स का, क्योंकि ये पैसा 5वें साल के एंड पे इकट्ठे रिलीज होगा, है याद? 5वें साल के एंड पे इकट्ठे आएगा ये पैसा, इनफ्लो यहां बनेगा, इनफ्लो 5वें साल के एंड पे बनेगा। पर जो कोई एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग प्रॉफिट पूछेगा
तो मैं कहूँगा इतना तो मैंने कमा लिया होटल से, इस होटल का जो खर्चा है उसका 10% गवर्नमेंट ने देना है पहले 3 साल में, तो वो भी तो मेरी कमाई मानी जाएगी ना, ग्रांट रेवेन्यू नेचर की है भाई। ये बात होगी है सर। भाई साहब फिर लास्ट पार्ट में जाके आईसीआई कहता है आईआरआर निकाल दो बेटा अगर यहाँ तक आई गए हो। आईआरआर इन्होंने एक थोड़ी सी चालाकी की है, मैं बता दूं। इन्होंने देखा कि 15% पे एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। अब एट आईआरआर क्या होता है, रिवाइज करो। आईआरआर पे क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इसके बराबर हो जाती है आउटफ्लो, या इन अदर वर्ड्स आईआरआर पे एनपीवी क्या होनी चाहिए, 0। तो ये कहते हैं बेटा यहाँ तो एनपीवी पॉजिटिव है, तो हम 20% पे एनपीवी निकाल लेते हैं, वहां एनपीवी नेगेटिव आ गई है। सारा क्वेश्चन होगा कैश फ्लो फिगर फुगर वही होंगी पर फैक्टर चेंज होंगे 20% के। बहुत उछलेगा भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। अब ये कहते हैं ये नेगेटिव आ जाती है, ਇਹਦਾ मतलब आईआरआर 15% से ज़्यादा है 20 से कम है, मतलब तुझे एक ऐजा रेट निकालना है जिसपे एनपीवी 0 हो जाए। तो इन्होंने इस इन दोनों में इंटरपोलेशन कर दी है, वो सारा इन्होंने अपने ऐसे मेथड मूथड लगा के भाई समझा भी दिया है। मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि यार इस पे अपन ना थोड़ी सी बात कर लें कि बच्चा अपना कंफ्यूज ना हो जाए कि सर मेरे से नहीं हुआ और वो लंबे चक्करों में पड़ जाए फिर। आ जाओ सर, 15% की एनपीवी के दर्शन कराओ बेटा। सर 15% पे एनपीवी 7.0532 है। आईआरआर पे एनपीवी 0 होती है। 20% पे 20% पे जो एनपीवी है वो माइनस है, ये देख रहे हैं आप। इन्हीं फिगर्स को ही बेस लूंगा, अब मैं चेक चुक नहीं करूंगा। तो 0.96 क्या बोला भाई, 88 करोड़, इतनी नेगेटिव एनपीवी है। तो अब आपको पता है कि रेट जो आईआरआर का है वो 15 से ज़्यादा है, रेट बढ़ेगा कुछ इस तरीके से बढ़ेगा कि तब हम इस रेट पे आ जाएं जहाँ 0 होगा। तो ये रेट 15 से ज़्यादा और 20 से कम, ठीक है ना। हमें एनपीवी को गिराना है, उसके लिए रेट बढ़ाना है। यहाँ पॉजिटिव एनपीवी है, इसे हमें 0 करना है आईआरआर तक जाने के लिए। तो हम कैसे देखते थे कि जी वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए रेट को इंक्रीज कर लो। तो यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जो वैल्यू चेंज हो रही है ना बेटा, ध्यान से अगर यहाँ से यहाँ आप देखोगे तो वैल्यू नेगेटिव हो रही है, तो चेंज 7.05 से भी ज़्यादा का है। तो 7.0532, इसमें ये चीज़ आप ऐड कर दें 0.9688, मतलब कि ये वैल्यू इतनी चेंज हो गई है, इतनी वैल्यू गिर गई है बेटा, तभी वो नेगेटिव हो गया ना। रेट 5% बढ़ने से, 1 रुपया वैल्यू गिरानी हो तो रेट इतने परसेंट बढ़ाना होगा। और वैल्यू कितनी गिरानी थी सर, सर वैल्यू इतनी गिरानी थी, यहाँ 0 कराना था, नेगेटिव नहीं कराना था। तो वैल्यू गिरानी थी 7.0532। तो इसके लिए रेट कितना बढ़ना चाहिए, 5 × 7.0532 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 8.022 डिवाइड कर दो। अच्छा जी, ये आया 4.396, मतलब 15% के बाद रेट इतना और बढ़ना चाहिए। तो इसका आईआरआर बैठता है भाई इतना। आईसीआई ने भी ये किया होगा, पर मैंने अपने स्टाइल में भी कैलकुलेशन समझा दी ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। 15.39, हमने क्या लिखा वहां पे देख यार, 19.39, इन्होंने क्या लिखा 19.39, ठीक है भाई। तो वाकई सर काफी ज्यादा टायरिंग सवाल है। अब पेपर में आएगा कि नहीं वो बात करके हम नहीं कह सकते कुछ भी भाई। आज सारे पॉइंट इधर डन है, थोड़ा बहुत वो है कि जो नया फर्नीचर आता है उसकी डेप्रिसिएशन वगैरह पे एक कहानी है, वहाँ हमने ये माना कि भाई उसी कंपनी का तो 10 साल की लाइफ होगी। फिर वो जो कुछ रेनोवेशन हुई है वो वाले फर्नीचर को तो उन्होंने रिप्लेस करने के लिए मना कर दिया है। सैलवेजेस थोड़ी सी देखनी है, बुक वैल्यू के रिगार्डिंग कुछ कंफ्यूज करने के लिए लाइन लिखेगी तो उसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। तो बहुत मेहनत वाला सवाल है, एक बार बना के देखें। ऑल दी बेस्ट भाई, इस तरह ही लगे रहें, अपनी कोशिश होगी कि रोज का रोज एक वीडियो डालते रहें। और आप भी थोड़ा सा ना लाइक शेयर कमेंट कर लिया करो, अच्छा लगता है। डन। ओके भाई।